Hello everyone, this is the another video of statistics for economics, class 11th. In previous video we discussed about the functions of statistics. Okay, in previous video we discussed about the functions of statistics. Overview. लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस का ओवरव्यू डिस्कस किया था, बट इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इन डिटेल्ड functions of statistics step by step. Okay, so now start the video. आइए शुरू करते हैं. पॉइंट 1, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. सिंप्लीफाई मतलब ईजी टू अंडरस्टूड. ईजी टू अंडरस्टूड यानी कि आराम से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए. टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स में क्या होता है, जो डिफ़िकल्ट हमारे डेटाज होते हैं उन डिफ़िकल्ट डेटाज को हम, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको हम इजी टू अंडरस्टूड बनाते हैं. कैसे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड. ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसको हम इंडिविजुअल के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं. एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा. और जो बड़ा लार्ज अमाउंट में न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे. स्टैटिस्टिकल मेथड्स ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. यानी कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लार्ज डेटा है न्यूमेरिकल फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स डेटा है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है आसानी से समझने के लिए, इजी टू अंडरस्टूड नहीं है, यानी कि हर कोई उसे नहीं समझ सकता, उसको हम स्टैटिक्स की हेल्प से टैबुलेशन में चेंज कर सकते हैं या ग्राफ में चेंज कर सकते हैं, और जिससे कि वो हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए. जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक मीन, मीडियन, ग्राफ्स. ये आपने मीन और मीडियन आई थिंक 10th में पढ़े होंगे. मीन, मॉड, मीडियन और ग्राफ, ये वही चीज़ है. यहाँ पे हम स्टैटिक्स की टेक्निक से इसको मीन मीडियन में चेंज करते हैं. इतना तो आप जानते हैं कि मीन और मीडियन में हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं और हम ग्राफ बना सकते हैं. इस सब से क्या होता है, हमारा लार्ज डेटा है वो हम इसको इजी टू अंडरस्टूड कर लेते हैं या आसानी से समझने लायक बना लेते हैं. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपकी क्लास की बात करें 11th की. 11th में इकोनॉमिक्स में एग्ज़ाम में सब बच्चों के डिफरेंट मार्क्स आए. देन अब पूछा जाए कि क्लास का एवरेज क्या है या क्लास का परसेंटेज क्या है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन प्लस कर लेंगे, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको प्लस कर लेंगे और अपॉन क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी मार्क्स हैं उनको आपस में सम कर लेंगे, समेशन कर लेंगे और अपॉन कर देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को. इससे क्या निकलेगा, मीन. तो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ओके, मेक कॉम्प्लेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल इन शॉर्ट पीरियड इन अ बेटर वे. यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको हम कैसा बना लेते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको हम कैसा बना लेते हैं, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. ओके, आगे समझते हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट. जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट हैं, जैसे यहाँ ग्राफ की बात की जा रही थी, मीन, मीडियन, ग्राफ में केवल बार ग्राफ नहीं आता है, इसमें पाई चार्ट भी आता है, हिस्टोग्राम भी आता है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ आते हैं, टेबल भी आती है. तो ये सब टेक्निक्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को आसान बना लेंगे, इजी टू अंडरस्टूड बना लेंगे. अपकमिंग चैप्टर्स में मैं आपको बता दूं, अपकमिंग चैप्टर्स में हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ना होगा. इन सारी चीज़ों का वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे. ओके, सो सेकंड पॉइंट है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, डेफिनेट फॉर्म में, यानी कि फिक्स फॉर्म में. जैसे फिक्स फॉर्म क्या होती है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन ईजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन to abstract and qualitative fact. Statistics summarize the generalized facts and present them in a definite form. जैसे बात की जाए पॉपुलेशन की, या हाँ पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं. हम बोलते हैं कि
इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीज्ड डे बाई डे, बट दिस इज नॉट क्लियर इन विच रेशियो या इन विच परसेंटेज इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन ये क्लियर नहीं है कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है या किस रेशियो में इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेट फॉर्म नहीं होगी। लेकिन हम वहीं बोलें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड बाय 2% एनुअली, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन एनुअली 2% इंक्रीज हो रही है। दिस इज एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट नहीं है 2%। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज 2% एनुअली, तो ये क्या होगा, डेफिनेट फॉर्म, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 2%। ये क्या हो गया, डेफिनेट फॉर्म हो गया। जबकि हम बोलें कि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बट क्लियर नहीं है कितना, तो क्या होगा, डेफिनेट फॉर्म नहीं हुआ। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेटमेंट लाइक एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इज 10%, यानी कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना, यानी कि एक स्टेटमेंट है कि एनुअल रेट यानी कि ईयरली जो महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है एक कंट्री में, वो 10% हो रही है, तो क्या हो गया, डेफिनेट फॉर्म हो गया। अगर कहते हैं कि एनुअली इन्फ्लेशन इज़ गोइंग ऑन, यानी कि एनुअली इन्फ्लेशन हो रही है लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी हो रही है, तो डेफिनेट फॉर्म नहीं होगा। यानी कि डेफिनेट फॉर्म में ये क्लियर बता दिया जाता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो भी हो रहा है, जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रही है, फिक्स परसेंटेज में या रेशियो में, एग्जैक्ट, ये होता है डेफिनेट फॉर्म। ओके, इज मोर कन्विंसिंग दैट स्टेटमेंट लाइक प्राइसिंग आर राइजिंग। देखिए यहाँ क्लियर दिया गया है, अगर हम बोलते हैं कि प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट फॉर्म नहीं। लेकिन ये बता दिया कि इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इज 10%, यानी कि कंट्री में इन्फ्लेशन 10% के हिसाब से बढ़ रही है। ओके, डेट्स क्लियर। थर्ड पे आते हैं, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने फैक्ट्स में कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम उनमें डिफरेंट नहीं कर सकते, ये नहीं पता लगा सकते कि इसमें क्या बेटर है। सपोज डैट जैसे हमारे इंडिया में जो सेंसस होता है, यानी कि वो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, आफ्टर एवरी 10 ईयर होती है। लेकिन जो हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट डेटा पे। अब जो सेंसस होगा 2021 में होगा, प्रीवियस हुआ था 2011 में। जो 2021 के डेटा आएंगे उसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, 2011 से। जैसे रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, या मेल की कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, फीमेल की कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, या 2011 में हमारे यहाँ कितने सीनियर सिटीज़न थे और 2021 में कितने सीनियर सिटीज़न हैं, या पर्टिकुलर किस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। तो किस बेस क्या है हमारा, 2011। तो क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में, बिटवीन द फैक्ट्स। ओके, सो कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कंपैरिजन क्या एक मेन फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ लेस कॉन्क्रीट मीनिंग फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होता है, लाइक एवरेज, एवरेज में वही मीन, मॉड, मीडियन आते हैं आपके, रेट्स, परसेंटेज, रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, हमने आपको सेंसस का एग्जांपल दिया है, यहाँ देखते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम आप समझते हैं, यानी कि पर पर्सन इनकम। ओके, पर पर्सन इनकम उस कंट्री की। डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्री मतलब वो कंट्री जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है। मे नॉट बी मच यूज अनलेस वी नो द पर कैपिटा इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं लाइक डेट अमेरिका, चाइना, वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है वो डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा है, वो डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। यानी कि इंडिया और अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में पर कैपिटल इनकम जो है वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। क्यों, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्ट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या करते हैं, कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट है आपका
टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे फैसिलिटी करता है, ओके यानी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प करता है, क्या फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा हमारे सर्वेयर कलेक्ट करते हैं, हमारे ऑफिसर्स कलेक्ट करते हैं, हमारा स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिशियन कलेक्ट करते हैं डेटा, एंड देयर एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा है उस पर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड शेप देयर पॉलिसीज़। यानी कि जो बिजनेसमैन है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, उस न्यूमेरिकल डेटा पे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए, और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को बनाते हैं। शेप देयर पॉलिसी, अपनी पॉलिसी को शेप देते हैं, यानी पॉलिसियाँ बनाते हैं। किसकी हेल्प से, न्यूमेरिकल डेटा की हेल्प से। अब आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे, एक एग्जांपल दीजिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ। सपोज डैट कोई गोल्ड फर्म है जो गोल्ड में बिजनेस करती है, गोल्ड का बिजनेस करती है, ओके। अब वो ये जो ईयर चल रहा है, या किसी भी एक कॉमन ईयर की बात करते हैं, तो उस फर्म को अपना बिजनेस रन करने के लिए पता होना चाहिए कि मुझे इस ईयर में कितने गोल्ड की नीड है, या मैं कितने गोल्ड की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो जैसे मान के चले केजी में, टन में, या क्विंटल में, जैसे भी ये उनका मेज़रमेंट है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेटा का कलेक्शन करेंगे कि उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में कितना कितना गोल्ड परचेज़ किया और सेल किया, या प्रेजेंट में क्या पॉलिसी चल रही है, या कह सकते हैं जो इकोनॉमी है वो किस हिसाब से चल रही है। अगर इकोनॉमी अच्छे से चल रही है, मान के चलो ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो लोगों की डिमांड गोल्ड में डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस न्यूमेरिकल डेटा के बिहाफ पे जो बिजनेसमैन है, व्यापारी, मालिक और एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके ऑफिसर्स प्लान बनाते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए और उनको शेप देते हैं। उस हिसाब से वो गोल्ड फर्म अपनी पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे कि हमें कितने फ़ंड की ज़रूरत होगी और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है। जैसे प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से मार्केट में, इंडियन मार्केट में गोल्ड की डिमांड बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब पॉलिसी बनाई जाती हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। अगर उसी की जगह बात करें हम कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से रन कर रही होती और जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही होती, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती, तो वहीं गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होती। तो सब क्या है, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग। तो फॉरकास्टिंग तो आप समझते ही होंगे, टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग एज बिजनेस इन फुल ऑफ रिस्क। ये तो सब जानते हैं बिजनेस क्या है, 100% रिस्क है, एंड अनसर्टेनिटीज़, और इसमें अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। करेक्ट फॉरकास्टिंग इज इसेंशियल। एक करेक्ट फॉरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, अपनी जो रिस्क हैं या अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, इंटरपोलेशन है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस है, टाइम सीरीज़ ग्राफ है, वो आगे भी आएंगे, तो क्या करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस में हमें हेल्प मिल जाती है अपनी रिस्क को और अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए या काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये समझना, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसे हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मीन, मोड, मीडियन हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन हो सकता है, ग्राफ हो सकते हैं। वी कैन टेस्ट हाइपोथेसिस वेदर अराइज इन द रेलवे फेयर्स विल अफेक्ट पैसेंजर ट्रैफिक और नॉट। यानी कि अगर रेलवे अपने किराए को बढ़ा दे, रेलवे अपने किराए को बढ़ा दे, तो इसका क्या पैसेंजर्स पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ये क्या है, हाइपोथेसिस है जो हम अभी से मेज़र कर रहे हैं। अगर रेलवे अपना किराया इंक्रीज कर दे तो उसका क्या इफेक्ट पैसेंजर्स पे होगा या नहीं होगा। किराया बढ़ाने से, फेयर्स इंक्रीज करने से पहले ही हम ये चीज़ मेज़र कर रहे हैं, तो क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। सपोज दैट कोई कंपनी है, जैसे मान के चलो आपकी कोई टेलीकॉम कंपनी है,
पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी जैसे आपकी एयरटेल या जियो है, ये रिलायंस जियो अपने पैक को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रही है, एंड ही डिसाइडेड अबाउट द इंक्रीज द मोबाइल डेटा पैक। सो पैक के रेट इंक्रीज़ करने से पहले ही वो ये हाइपोथेसिस करेगी कि मेरे पैक के रेट इंक्रीज़ करने से उनके जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये सब किसकी हेल्प से होता है? स्टैटिक्स की हेल्प से। क्लियर? आगे चलते हैं। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तो बहुत कॉमन है। स्टैटिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपनी इंडिविजुअल नॉलेज को क्या कर सकते हैं? एनलार्ज कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस इंक्रीज कर सकते हैं। Statistics enable people to enlarge their horizon. It sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and is helpful in propounding new theories and concepts. इसकी हेल्प से हम नई थ्योरी और कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। रीजनिंग की बात की जा रही है, यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो सब स्टैटिक्स की हेल्प से हो सकता है। आगे चलते हैं। अब नया टॉपिक आ गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब बहुत अच्छा और सूटेबल टॉपिक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, इतनी सब पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में इतना सब हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्टैटिक्स, बट हाउ टू ये वाई इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे मैं आपको जनरली बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हमारी डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट कैसे है। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है मॉडर्न टाइम्स में। हालांकि पहले भी यूज़ होता था, लेकिन डे बाई डे इसका यूज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इनिशियली इट वॉज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, शुरुआत में गवर्नमेंट इसका यूज़ करती थी, अपने एम्प्लॉय से यूज़ कराती थी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बट ग्रेजुअली इट्स यूज़ वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड्स, अब इसका यूज़ लगभग सारे फील्ड्स में हो गया है, इंक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे। इसका जो एरिया है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। We shall discuss briefly the importance of statistics in following major areas, यानी कि कुछ मेजर एरियाज हैं जिनमें हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ या उनके इम्पोर्टेंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एंशियंट टाइम में गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी, तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है। वैसे मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट के यहाँ लगभग हर डिपार्टमेंट में स्टैटिशियन की वैकेंसी निकलती है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के नाम से या असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के नाम से। तो वो शुरू से वैकेंसी निकलती आई हैं, तो गवर्नमेंट में भी इसकी डिमांड शुरू से बनी हुई है, आज भी है और आगे भी रहेगी, और फिर अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी डिमांड है। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टू द गवर्नमेंट और इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग, इम्पोर्टेंस इन बिजनेस। हमने ये 4 टॉपिक लिए हैं, इनमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे सेंसस की बात की मैंने, कि गवर्नमेंट जो सेंसस का काम कराती है वो किसके थ्रू कराती है? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। दूसरा, गवर्नमेंट जितने भी डेटा कलेक्ट करती है वो किसकी हेल्प पे? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। गवर्नमेंट आए दिन बताती है कि हमने इतने हॉस्पिटल्स बना लिए, इतने स्कूल्स बना लिए, वो सारे डेटा कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में। ओके, सो डिस्कस करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज इनिशियली यूज्ड बाय द एंशियंट रूलर्स इन असेसमेंट ऑफ देयर मिलिट्री, यानी कि एंशियंट टाइम में जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ की जाती थी रूलर्स यानी कि शासकों द्वारा यूज़ की जाती थी असेसमेंट करने के लिए अपनी मिलिट्री को एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए। बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप वाज एनलार्ज, इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है टू टैकल अदर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू
पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी। केवल ये मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है, ये और भी इसका एरिया वाइड हो गया और अदर प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी ये कवर कर रही है। जैसे इन प्रेजेंट सिनेरियो गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पज़। ये वेरियस पर्पज़ क्या है? जैसे सेंसस की बात की जाए, या एक ट्री का भी सेंसस होता है, यानी कि जो हमारे ट्रीज़ हैं उनकी भी कैलकुलेटिंग होती है, काउंटिंग होती है कि ट्रीज़ कितने हैं। अभी जैसे प्रेजेंट में विश्व पर्यावरण दिवस निकल के गया है, तो तब बताया था कि यूपी में लगभग 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ट्रीज़ का प्लांटेशन किया जाएगा एक दिन में। तो गवर्नमेंट कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम ये मेज़र करती है कि हमारे कितने ट्री हैं, कितने ख़राब हो गए। तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। या गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है कि टाइगर हैं, लॉयन हैं, पैंथर्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, उनकी क्या कराती है? काउंटिंग कराती है। एलिफेंट हैं, तो ये भी क्या, ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो इसका एरिया काफ़ी लार्ज हो गया है। ओके, द रोल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड and requires much greater information in the form of numerical figure। इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए? न्यूमेरिकल फिगर में चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि हमारे पास पहले जितने एलिफेंट्स हैं उनसे कुछ बढ़ गए हैं या अच्छे हो गए हैं, बुरे हो गए, नहीं। क्वालिटेटिव नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, कैसी चाहिए? क्वांटिटेटिव चाहिए, न्यूमेरिकल फिगर में चाहिए। टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स इन एडिशन टू द इफेक्ट एफिशिएंट रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली रनिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड सच एज टाइम सीरीज़। ये टाइम सीरीज़ अभी इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। तो टाइम सीरीज़ है, इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर आपकी इस बुक में है चैप्टर, इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस है, इंडेक्स नंबर है, फॉरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस है। तो ये फॉरकास्टिंग डिमांड एनालिसिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि स्टैटिस्टिकल ये मेथड होते हैं आपके, इनके थ्रू गवर्नमेंट अपने वर्क को कंप्लीट करती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स आर also guided by the statistical analysis regarding their popularity in the masses, यानी कि जो पॉलिटिकल हमारे ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेती हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को चेक करती हैं और उनके थ्रू अपने खुद के डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जैसे आपका बीजेपी है या कांग्रेस एंड अदर पार्टीज। ओके, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बिना स्टैटिस्टिक्स के अब सोचा भी नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं, बिना स्टैटिस्टिक्स के हम अब सोच भी नहीं सकते हैं, यानी कि बिना स्टैटिक्स के या स्टैटिस्टिक्स के एब्सेंस में हम कुछ नहीं कर सकते और गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, सो अब जो मैं आपको बता रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले बात की जा रही थी कि मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन रखती थी या अपनी वेल्थ की इन्फॉर्मेशन रखती थी, अपनी इकोनॉमी को इन्फॉर्मेशन रखती थी। लेकिन अब स्टैटिस्टिक्स में क्या है, आपका सेंसस है, पॉपुलेशन काउंटिंग है, ट्रीज़ का सेंसस है, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्रीज़, काउंटिंग ऑफ एनिमल्स। और स्टैटिस्टिक्स में अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कितने हॉस्पिटल्स बना दिए, कितने स्कूल्स बना दिए, कितने IIM बना दिए, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी न्यूमेरिकल डेटा है वो वहाँ कलेक्ट किया जाता है। सपोज डैट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूछे गवर्नमेंट से कि आपके रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कितने कितने हॉस्पिटल्स हैं और किस किस लेवल के हैं, तो वो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही बताएगी हमारे पास अर्बन एरिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं और रूरल एरिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ स्टैटिस्टिक्स के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इकोनॉमी में भी, हम इकोनॉमिक्स में आगे बात करें कि गवर्नमेंट नेशनल इनकम काउंट करती है या और भी बहुत सारे काम हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो या गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं,
या कितनी पॉपुलेशन के ऊपर कितने हॉस्पिटल हैं, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में अबाउट 8 लाख की पॉपुलेशन है और जो 4 मान के चलो वहाँ पे 8 लाख के ऊपर 4 हॉस्पिटल्स हैं, तो 2 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सिंगल हॉस्पिटल है। तो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हो रहा है कि कितनी पॉपुलेशन पे कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं। तो बहुत यूज़फुल है स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट की टाइम को देखते हुए बात की जाए तो। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू और कर रहे हैं। बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो इकोनॉमिक्स में क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो इसी की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इज एन indispensable tool for a proper understanding of various economic problems। जैसे एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टेक सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिक्स, यानी कि कितनी भी हर एक ब्रांच है जो इकोनॉमिक्स की वो स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट लेती है। इन ऑर्डर टू प्रूव वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज, अपनी जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनको प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लेती है, स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, फॉर्मुलेशन किसके लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। वेरियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए। मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फिगर्स, ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ, हर एक की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि ज़्यादातर, मोस्टली 100% की बात नहीं की जा रही है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम न्यूमेरिकली फिगर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारे फिर जब हम उनको न्यूमेरिकल फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का आउटपुट कितना है। और वो ये नहीं होगा कि गुड है, बेटर है, बेस्ट है, वो ये होगा कि कितने टन है, कितने मीट्रिक टन है, कितने क्विंटल है। समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकली डेटा चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इंक्रीज हो गया, हाई हो गया ना, कितना हुआ एग्जैक्ट अमाउंट में, या उनकी जो भी यूनिट है पर पीस में, वाट एवर। प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ के प्राइस हाई हुए या डिक्रीज हुए उसकी बात नहीं की जा रही है, हाई हुए तो कितने हुए, न्यूमेरिकल फिगर में चाहिए। ओके, एक्सेट्रा। इन ईच केस द डाटा इज अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स। जो डाटा अफेक्टेड होते हैं वो एक फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होते, मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फर्दर इट कैन बी शोन दैट द अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टैटिस्टिकल डाटा आर आल्सो सेटिस्फाइड। ओके, अब सबसे पहले बात की जाए कि आप कहेंगे सर ये डाटा कैसे मल्टीप्लिसिटी पे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, बहुत पॉपुलर सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। या हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। सपोर्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करते हैं कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। हम बात करते हैं शुगर केन की, गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई। अब इसका क्या रीज़न है, कोई एक इसका रीज़न नहीं हो सकता है गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज कर दी है और परचेजिंग प्राइस शुगर केन के, गन्ने की जो खरीद मूल्य है, जो उसका परचेजिंग प्राइस है, गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया हो। तो इस मोटिवेशन से बहुत सारे फार्मर्स ने शुगर केन के फार्मिंग में इंटरेस्ट लिया हो और ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ हो। या हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिल गए हों तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ होगा। या गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिल रही हो तो इसमें फार्मर्स ने इंटरेस्ट लिया होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। या हमारी गवर्नमेंट को बाहर से ऑर्डर मिल गया चीनी के लिए, शुगर के लिए बाहर से ऑर्डर मिल गया कि हमें एक्सपोर्ट करनी है, तो गवर्नमेंट ने ये फार्मर्स के साथ डिस्कस किया और फार्मर्स ने इससे मोटिवेट होते हुए और ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। या इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हुई हो, बारिश अच्छी हुई हो। तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिससे कोई अफेक्टेड होते हैं। जैसे शुगर केन की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी हुई तो उसका केवल एक ही रीज़न नहीं हो सकता, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल चल रहा है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट चल रही है, लोग गाड़ियाँ कम खरीद रहे हैं।
अब इसका कोई एक रीज़न ये नहीं है कि गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, आप कहेंगे साहब गाड़ी महंगी हो गई इसलिए नहीं खरीद रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं। हो सकता है गाड़ियाँ महंगी हो गई हों, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हो सकता है पब्लिक का सेकेंड हैंड कार में इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, तो पब्लिक सेकेंड हैंड कार परचेज़ करना चाह रही हो, पब्लिक सेकेंड हैंड कार परचेज़ करना चाह रही हो इसलिए। या हो सकता है गवर्नमेंट ने फ़ाइन इंक्रीज़ कर दिए हैं, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने फ़ाइन इंक्रीज़ कर दिए थे, यानी कि जो चालान कट रहा है कि रूल्स तोड़ने पे या सीट बेल्ट ना लगाने पे या अदर डॉक्यूमेंट्स पेपर साथ ना ले जाने पे, तो उसके डर की वजह से लोगों ने गाड़ी ख़रीदना कम कर दिया हो। या ओला उबर जैसी कंपनियों के आने से लोग पब्लिक का जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया हो कि हम अपनी गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, ये गाड़ियाँ सस्ती पड़ रही हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक और रीज़न समझ लीजिए, हो सकता है पब्लिक का रीज़न हो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल आने वाले हैं, बैटरी वाली गाड़ियाँ आने वाली हैं, तो हम इन गाड़ियों को क्यों ख़रीदें। या पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हों इसलिए गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है। तो आप समझ रहे हैं, एक रीज़न नहीं है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी एक्ट का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से पता चलती हैं, और स्टैटिस्टिक्स बहुत यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर ही स्टैटिस्टिक्स से शुरू हो जाता है। ओके, तो न्यूज़पेपर में बहुत वाइड लेवल पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, आप देखें उसे पढ़ें। ओके, सो हम इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पर्सनली मैसेजिंग के और कॉल के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।